हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर कर रहे थे, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें हमने जो है कल तक हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए जो है त्रिज्या का सूत्र निकाल लिया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, उसके वेग का, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चक्कर लगा रहा है और कितनी ऊर्जा है उसके पास चक्कर लगाते समय, ठीक है। इसका जो है हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला पता करेंगे, तो उस आधार पर जो है उनका पता करेंगे इस सूत्र को, ठीक है। तो कल हम देख लेते हैं कल कहाँ तक हो गया था। कल जो है हमने हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए जो है ना, हेडिंग क्या थी, हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, ठीक है। जो हेडिंग थी कल क्या था, हाइड्रोजन सदृश, ठीक है। हाइड्रोजन, कल जो हेडिंग थी हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का, ठीक है, हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, ठीक है। हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, है ना, बोहर का सिद्धांत, ये हमारी कल हेडिंग थी। इसमें हमने जो है त्रिज्या के व्यंजक निकाल लिया था। अगर हम देख रहे थे कल, अगर ये जो है हमारा, ये हमारा नाभिक था, है ना, जिस पर आवेश कितना था, Ze, ठीक है। नाभिक से जो है r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है जो लगातार वृत्तीय गति कर रहा है और किस वेग से चक्कर लगा रहा है, v वेग से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। किस वेग से चक्कर लगा रहा है, v वेग से। तो हमने यह कल त्रिज्या के लिए जो सूत्र मिला था हमको, ठीक है, कल त्रिज्या के लिए जो फार्मूला मिला था वह क्या था, r बराबर m स्क्वायर h स्क्वायर। कल त्रिज्या के लिए सूत्र क्या था, r बराबर n स्क्वायर था और यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और फिर क्या था, पाई m r ze स्क्वायर, ठीक है। पाई m r ze स्क्वायर का हम जो है ये फार्मूला प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे आगे, उसके आगे आज हम इसके आगे देखेंगे। तो जहां तक कल हुआ था तो लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, है ना, किसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। वैसे कल भी किए होंगे, आज उससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का हमको क्या पता है, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में लिख लेना, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में n बराबर कितना है, 1 तथा z बराबर, तथा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसमें हमने कल देखा था क्या, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है, प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, पाई क्या था, पाई तो पाई ही है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, z इलेक्ट्रॉन पर, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। तो प्रथम कक्षा में n बराबर 1 हो जाएगा और z का मान 1 होता ही है ना, z का मान कितना होगा, 1 होगा। बाकी सारे मान हम रख सकते हैं, बाकी सारे मान हम क्या करेंगे, पहली कक्षा के लिए बाकी सारे मान जो है प्रथम कक्षा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारे मान रख सकते हैं, क्या रखेंगे, h बराबर कितना रखेंगे, 6.6 और गुणे 10 की घात -34 और हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। फिर क्या था, कल बताए थे सभी, एप्सिलॉन 0 का मान कितना था, 8.85 और गुणे 10 की घात -12 और फिर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 3.4 यहाँ पे रखेंगे, है ना, पाई 22/7 3/4 रखते हैं, 3.14 रखते हैं। यम का मान कितना रखना है, यम का मान 9.1 रखना है, ठीक है। यम का मान कितना रखना है, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 की ग्रा हो जाएगा और z बराबर रख ही दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम हो जाएगा। इस प्रकार जब त्रिज्या निकालेंगे r1, ठीक है, त्रिज्या को प्रथम कक्षा के लिए लिख रहे हैं इसलिए r1 लिखेंगे, r1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और h का मान कितना रखेंगे, है ना, h का मान रख देंगे 6.6 और गुणे 10 की घात -34 और गुणे एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात -12 बटे पाई का मान रख दिए 3.14 और गुणे यम का मान हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात -31, जेड का मान 1 है ही और फिर यहाँ पे 1.6 गुणे 10 की घात -19, इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। इस प्रकार जो है इन सबको गुणा भाग करने पर जो मान आएगा, गुणा भाग करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बुक में जो मान दिया गया है उसी को रख लेते हैं, है ना। तो जो बुक में मान आया है इन सबको गुणा भाग करने पर वो कितना आया है, जो इनका मान आएगा, है ना, इनका जो मान आएगा वो आएगा 0.53, ठीक है। कितना आएगा 0.53 और गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। 0.53 गुणे 10 की घात
10 मीटर। अब हम चूंकि क्या लिखेंगे 10 की घात -10 मीटर को क्या लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार जो है हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए यहाँ पे बोहर त्रिज्या भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए बोहर त्रिज्या या बोर त्रिज्या लिखते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। तो कितना आएगा R1 बराबर आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन से जैसे परमाणुओं के लिए जो है प्रथम कक्षा में बोहर त्रिज्या कितनी आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, ये प्रथम कक्षा के लिए है। कौन सी कक्षा के लिए है प्रथम। इसी तरह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कक्षा के लिए भी होगा, ठीक है। इसको करिए, फिर देखते हैं दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा। तो क्या नीचे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार जो है ना, इसी प्रकार अनुमत अस्थायी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। इसी प्रकार अनुमत अस्थायी कक्षा की त्रिज्या, अस्थायी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर जेड, ठीक है। 0.53 या इसको हम क्या कर सकते हैं R1 लिख सकते हैं। अनुमत कक्षा की जो त्रिज्या हो जाएगी R1 हो जाएगा और फिर n स्क्वायर जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा n स्क्वायर जेड, ये स्क्वायर है और नीचे क्या है जेड है, n स्क्वायर जेड आ रहा है ना पूरा। ठीक है। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार अनुमत अस्थायी कक्षा की त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा R1 n स्क्वायर जेड, जैसे है ना। ये तो हो गया ऊपर। ये तो हम अभी प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाले थे कितनी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर यही कक्षा दूसरी होती है ना, लिखेंगे द्वितीय कक्षा के लिए, ठीक है। द्वितीय कक्षा के लिए, द्वितीय कक्षा के लिए तो n बराबर कितना रखेंगे 2, n बराबर कितना रखेंगे 2। तो त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर, इसी फार्मूले का यूज करो, ठीक है। कौन से फार्मूले का, R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे R1 और गुणे n का मान कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, और z का मान तो एक ही है ही हाइड्रोजन के लिए है ना, तो z का मान 1, तो 2 का वर्ग और फिर हो जाएगा z का मान कितना, फार्मूला पहले लिख देते हैं। R बराबर क्या सूत्र बता रहे थे R1 और फिर n स्क्वायर जेड से, ठीक है। n स्क्वायर जेड से, ध्यान रखिए ये नीचे जेड है, ठीक है। तो R2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय कक्षा के लिए R2 बराबर हो जाएगा R1 का मान 0.53 और गुणे 2 का वर्ग और बटे जेड का मान 1 हो जाएगा। तो आएगा कितना, आएगा हमारा 0.53, ठीक है। कितना आएगा 0.53 और गुणे 2 का वर्ग 4, गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इस प्रकार जब गुणा कराओगे, ठीक है, तो R2 बराबर कितना आएगा 4 3 12 को 2 5 चौके 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा द्वितीय कक्षा के लिए। कौन सी कक्षा के लिए, द्वितीय कक्षा। इसी तरह तृतीय कक्षा के लिए, ठीक है। कौन सी कक्षा के लिए अगर निकालेंगे, अगर कक्षा तृतीय हो जाए, अभी तो यह पहला था, अगर दूसरी कक्षा होगा तीसरी कक्षा होगा उसके लिए बता रहे हैं, तो हो जाएगा तृतीय कक्षा के लिए, तृतीय कक्षा के लिए n बराबर 3 और z तो 1 रखना ही है क्योंकि हाइड्रोजन सदृश परमाणु है, ठीक है। तो अब क्या आएगा R बराबर फिर वही सूत्र लगेगा, कौन सा R1 और n स्क्वायर जेड सेम, ठीक है। अब इसकी जगह हम R3 कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0.53 गुणे 3 का वर्ग और बटे 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.53 और गुणे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो R3 का जो हमारा मान आएगा 9 3 27 को 7 हो जाएगा और 9 25 45, 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तृतीय कक्षा की जो है त्रिज्या, ठीक है। तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी आएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। जैसे जैसे जो है क्या होगा दूरी बढ़ती जाएगी, कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बोहर त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। बोहर त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, बोहर त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार इसको लिखिए, फिर हम क्या करेंगे वेग के लिए व्यंजक निकालेंगे, ठीक है।
देखेंगे सूत्र वेग के लिए क्या होता है, इसको कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं और हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। अगर यह कक्षा अस्थायी है, किसके सिद्धांत से हम अस्थायी कक्षा कह रहे हैं, बोहर के सिद्धांत से। बोहर ने क्या कहा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करता है, जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है, और इन्हीं कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कक्षाओं को हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। उन्हीं कक्षा की जो है त्रिज्या, पहली कक्षा अगर अस्थायी कक्षा है उसकी त्रिज्या हमने निकाली 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो उसकी 2.12 एंगस्ट्रॉम, तीसरी कक्षा होगी उसका जो है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हमारी होती जाएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखेंगे कि इस अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है, इस अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है, उसी के लिए हम व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। हेडिंग हो जाएगा हमारा अस्थायी कक्षाओं में, हेडिंग है अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग, ये हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग बनाइए और फिर लिखिए इसमें हेडिंग अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। अब लिखेंगे बोहर सिद्धांत की, बोहर या बोर लिखते हैं, बोहर सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना से। ठीक है, बोहर सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना से क्या था, mvr और बराबर किसके था, NH/2 पाई। ठीक है, बोहर सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना से mvr बराबर NH/2 पाई। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा NH, v बराबर NH, और फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे m और r नीचे आएगा तो लिखेंगे कितना, 2 पाई mr। ठीक है, 2 पाई mr, v बराबर कितना आएगा, NH/2 पाई mr। लिखेंगे r का जो है ना, r कोष्टक में बोर त्रिज्या बोलते हैं इसे। ठीक है, या ऐसे लिख लो, r का मान रखने पर, r का क्या करने पर, r का मान रखने पर। ठीक है, अभी पिछले फार्मूले में हमने क्या किया था, पिछले फार्मूले में हमने r का मान प्राप्त किया था। ठीक है, पिछला जो सूत्र था उसमें हमने r का क्या मान ज्ञात किया है, r का जो हमने मान ज्ञात किया है, r बराबर क्या था, n²। ठीक है, और फिर h² एप्सिलॉन 0, और फिर क्या था, पाई m, या यम पाई कुछ भी लिख लो, पाई एम लिख देते हैं, पाई एम और ZE²। ठीक है, ZE² है ना, r का मान रखने पर, चूंकि r बराबर इतना है, अब r का मान यहाँ पे रख दो, r का मान ऐसे लिख दो, r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, r का मान कहाँ रखेंगे, r का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए अब r का मान कितना हो जाएगा, यहां से हम रखेंगे r का मान तो कितना आ जाएगा, यहाँ r का मान रखिए, v बराबर कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा NH, v बराबर कितना होगा, v बराबर हो जाएगा NH, और बटे हो जाएगा 2 पाई m, और गुणे r का जब मान रखोगे, r का मान कितना रखोगे, n², r का मान n² h² एप्सिलॉन 0, और बटे कितना है, बटे हो जाएगा हमारा पाई m और ZE², पाई m ZE²। तो अब क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यह पूरा पद ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा NH, और बटे ये ZE² ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा ZE², और बटे हो जाएगा 2n²। ठीक है, और फिर h² एप्सिलॉन 0। अब क्या होगा, एक n से एक n कटेगा, एक h से एक h कट जाएगा, एक h से एक h क्या होगा, कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ZE², और बटे हो जाएगा 2n h एप्सिलॉन 0, 2n h एप्सिलॉन 0। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, n को बाहर कर लो। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, n को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/n, और फिर इधर कितना आ जाएगा ZE², n बाहर आ गया है तो हो जाएगा 2h एप्सिलॉन
जीरो, यही जो है अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए व्यंजक है। ठीक है, अगर यह कक्षा अस्थाई है, अगर इस कक्षा कौन कौन सी माने, अस्थाई कक्षा माने, तो इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से चलेगा उसके लिए यह व्यंजक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलेगा उसके लिए ये व्यंजक है। तो इसको लिखिए, फिर आगे लिखेंगे इसमें n क्या है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है ना, लिख लेंगे जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, जहां n क्या है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और n का मान कितना रखना है, 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, पहली अस्थाई कक्षा, दूसरी अस्थाई कक्षा, तीसरी, चौथी, ऐसे मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो n क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। तो इसको लिखिए, फिर देखिए आगे चलते हैं। इसको लिखिए, फिर आगे चलें। हो गया, इसको लिखिए, मिटा देते हैं घर से, इसको मिटाते हैं, हमको केवल उस फार्मूले की जरूरत है ना। तो फार्मूला क्या आया है, फार्मूला हमारा आ गया है v बराबर 1/n, और फिर हो जाएगा ZE² और फिर 2h एप्सिलॉन 0, 2h एप्सिलॉन 0। इंडिकेट में क्या लिख सकते हैं, v जो है व्युत्क्रमानुपाती है n के, v क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है n के, जहां बाकी सब नियतांक हैं, जहां ZE² और बटे 2h एप्सिलॉन 0, 2h एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है, नियतांक है। इस प्रकार क्या देख रहे हैं, अस्थाई कक्षा में v व्युत्क्रमानुपाती है मुख्य क्वांटम संख्या के। इस प्रकार अस्थाई कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन का वेग उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के, ठीक है, क्या लिखेंगे, इस प्रकार जो है अनुमत अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार जो है, इस प्रकार अनुमत जो हम ले रहे हैं, ठीक है, अनुमत अस्थाई कक्षा में, है ना, अनुमत अस्थाई कक्षा में या कक्षाओं में, अनुमत अस्थाई कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग, अनुमत अस्थाई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉनों का वेग, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के, इलेक्ट्रॉनों का वेग मुख्य क्वांटम संख्या के, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाएंगे, यानी अगर पहली कक्षा यह हो गई और यह इसके बाहर दूसरी कक्षा खींची जाए, ठीक है, तो जो पहली कक्षा में वेग होगा वह अधिक होगा। क्यों, क्योंकि जितना, ठीक है, n का मान जितना छोटा होगा v का मान उतना ही अधिक होगा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से चक्कर लगाएंगे, दूसरी कक्षा में उससे कम वेग से, तीसरी कक्षा में उससे भी कम वेग से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जो होगा, है ना, जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये क्वांटम संख्या यानी कक्षा की जो है दूरी बढ़ती जाएगी, n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का वेग घटता जाएगा। ठीक है, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से, दूसरी कक्षा में उससे कम वेग से, ठीक है, तीसरी कक्षा में उससे भी कम वेग से चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यहां तक करिए, फिर आगे चलें। इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, मिटाते हैं, फिर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, है ना, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, या ऐसे पहले हेडिंग बना लो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में ये हेडिंग हो जाएगी। प्रथम कक्षा में n बराबर कितना रखेंगे, 1, n बराबर 1, और n z क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक है, z क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का 1H1 लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 1।
अब तब v बराबर कौन से फार्मूले से, v बराबर 1/n और फिर ZE² और फिर क्या हो जाएगा 2h एप्सिलॉन 0 से, ठीक है 2h एप्सिलॉन 0 से v बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 1 रख देंगे और इसका भी मान 1 रख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 और फिर कोष्टक में 1 गुणे E² और बटे हो जाएगा 2h एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा v बराबर E² और बटे हो जाएगा 2h एप्सिलॉन 0 जो सारे नियत मान है, ठीक है। चूंकि हम क्या जानते हैं E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लांक नियतांक है 6.6 गुणे 10⁻34 और जूल इनटू सेकेंड, फिर एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 और फिर क्या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार जब मान रखेंगे, ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 का वर्ग हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2 गुणे 6.6 और गुणे 10⁻34 और गुणे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12। इस प्रकार जो है इस पूरे समीकरण को जब पूरे मान को हल करेंगे तो जो मान आएगा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु की जो है प्रथम कक्षा के लिए वेग कितना आएगा 2.19, ठीक है 2.19 और गुणे हो जाएगा 2.19 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में किस वेग से चल रहा है 2.19 गुणे 10⁻6 मीटर से चल रहा है, ठीक है। किससे चल रहा है 2.19 गुणे 10⁻6 मीटर से। तो इसको लिख लीजिए, है ना, इसको करिए जल्दी। इसको करिए फिर आगे चलते हैं। अगर कोई और कक्षा होगी, ठीक है, या अन्य अस्थायी कक्षा के लिए या अनुमत अस्थायी कक्षा के लिए जो कर सकते हैं, ठीक है, अनुमत अस्थायी कक्षा के लिए जो v बराबर आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं 2.19 गुणे 10⁻6 और गुणे 1/n का मान बदलते जाइए, अन्य का मान निकलता जाएगा, ठीक है। अन्य जैसे दूसरी कक्षा हो जाएगी तो n का मान 2 रखेंगे, भाग करेंगे उससे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे इसको और फिर अगली हेडिंग बनाएंगे। जल्दी करिए फिर अगली हेडिंग करते हैं। अगली हेडिंग क्या होगी, अभी तो इलेक्ट्रॉन का वेग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चक्कर लगा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा कितनी है, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा कितनी है उसके लिए व्यंजक निकालेंगे। हमने त्रिज्या के लिए व्यंजक निकाल दिया, वेग के लिए व्यंजक निकाल दिया, अब किसके लिए व्यंजक निकालेंगे, अब जो है हम ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। तो इन सबको मिटाते हैं। हेडिंग क्या लिखेंगे, अस्थायी कक्षाओं में, हेडिंग है हमारी अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, है ना, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी अगली हेडिंग। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, या इसको लिखिए फिर आगे लिखते हैं, 1-2 लाइन है लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। हेडिंग बनाइए अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसमें लिखिए, देखो किसी भी अस्थायी कक्षा में, किसी भी अस्थायी n कक्षा में लिख सकते हैं, किसी भी अस्थायी n कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी भी अस्थायी n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गया, किसी भी अस्थायी n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गया गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है। हो गया, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा, है ना। कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, कुछ भी लिख लो। गतिज ऊर्जा और प्लस हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा को En से प्रदर्शित कर रहा है, यानी कक्षा है, ई कुल ऊर्जा को दर्शा रहा है, एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा को Kn से, स्थितिज ऊर्जा को Un से। इस प्रकार क्या हो रहा है, इस प्रकार जो है En बराबर हो जाएगा Kn प्लस Un, ठीक है, Kn प्लस Un। अब हम पहले गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे, दोनों को जोड़कर इसमें रखकर कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। दोनों को जो है इसमें रखकर क्या करेंगे, कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं केवल, क्योंकि हमको जगह चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग फिर से बना देते हैं उसको, अस्थायी कक्षाओं में, है ना, इलेक्ट्रॉन की, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसे यही था हेडिंग। और क्या लिखे थे, En बराबर कितना था, Kn प्लस Un, ठीक है, Kn प्लस Un लिखेंगे। स्थिति इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv², ठीक है। Kn बराबर क्या होता है, हाफ mv², लिखेंगे v का मान रखने पर, v का क्या करने पर, v का मान रखने पर, ठीक है। v का जब मान रखोगे, v का मान कितना रखोगे, v बराबर अभी हमको मिला है 1/n और फिर 1/n, पीछे क्या था Ze², है ना, 1/n, यहाँ पे लिखेंगे 1/n Ze² और 2h एप्सिलॉन 0, ठीक है। कितना था, 2h एप्सिलॉन 0, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा, Kn बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 m, और v का जब मान रखोगे तो v का मान कितना रखोगे, Ze² और बटे, ठीक है, n का अंदर ही गुणा करके लिख देते हैं, 2n और एप्सिलॉन 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका जो है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा जब वर्ग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो Kn बराबर कितना आएगा, ठीक है। चलिए वर्ग करिए, सही है। Kn बराबर क्या लिख सकते हैं, Kn बराबर हो जाएगा 1/2 और फिर z का वर्ग करेंगे तो Z² और e की घात 4 हो जाएगा, साथ में m आ जाएगा, m का ऊपर गुणा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, और n का वर्ग n² h² और फिर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। इस प्रकार Kn बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा जब कराओगे तो हो जाएगा Z² e की घात 4 m और बटे 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 n² h² और एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, यह Kn हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, Kn हो जाएगा, लिखेंगे ये तो Kn हो गया। अब हमको Kn और Un दोनों का निकाल के यहाँ पे रखना है, ठीक है। En निकालने के लिए Kn यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को निकाल कर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम किसके लिए व्यंजक निकालेंगे, Un के लिए, तो क्या लिखेंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण उत्पन्न, है ना, लिखेंगे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के
आकर्षण के कारण उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण उत्पन्न, है ना, क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UN बराबर हो जाएगा, UN बराबर 1/4 पाई, अभी कल इसका हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²। ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है, UE कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ऋणात्मक रख लेंगे और बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, R। तो UN बराबर कितना आएगा, UN बराबर हो जाएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर क्या आ जाएगा, गुणे ZE², दो बार गुणा है E का तो ZE² और बटे कितना आ जाएगा, बटे R। अब R का मान रखेंगे, ठीक है, R का क्या करेंगे, R का जो है हम मान रख लेंगे, तो लिखेंगे R का जो है, R का मान रखने पर, ठीक है, R बराबर कितना था, R बराबर अभी बताए थे पीछे, जो सबसे पहला फार्मूला कल बताए थे, ठीक है, कितना था, R बराबर था N² H² एप्सिलॉन 0 और फिर पाई m ZE², ठीक है, पाई m ZE² रखने पर, ठीक है, जब मान रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं UN बराबर हमारा आ जाएगा, UN बराबर, ठीक है, इसको तो रहने दो, इसको जब रहने दोगे तो माइनस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर हो जाएगा ZE², ठीक है। अब R का जब मान रखोगे तो कितना मान रखोगे, N² H² और फिर एप्सिलॉन 0, N² H² एप्सिलॉन 0 और बटे नीचे कितना है, पाई m ZE², ठीक है, पाई m और फिर कितना, पाई m, ये गुणे है, पाई m ZE²। अब नीचे वाले पद का गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला पद यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो UN बराबर कितना आएगा, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे जब इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा Z का गुणा Z में ZE² e⁻², यहाँ 2 यहाँ तो e⁻4 हो जाएगा, m और पाई, ठीक है, रह जाएगा, m और पाई रह गया और बटे हमारा नीचे आएगा N² H² और फिर कितना, एप्सिलॉन 0, 1 पाई से यहाँ पे 1 पाई कट जाएगा तो UN बराबर कितना आएगा, UN बराबर हो जाएगा माइनस में ZE² e⁻4m और बटे 4 और एप्सिलॉन 0 का गुणा कराएंगे एप्सिलॉन 0 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, N² है ही H² और फिर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार UN का मान निकल गया, ठीक है, किसका मान निकल गया, UN का। यहाँ पे हमारा किसका मान निकला है, यहाँ पे हमारा मान निकला है KN का और यहाँ पे जो मान निकला है वो किसका निकला है, UN का। अब इन दोनों को उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इन दोनों का मान उठाकर कहाँ पे रखेंगे, EN में रख देंगे। EN बराबर क्या था, EN बराबर हमारा था UN प्लस KN, ठीक है, UN प्लस TN। तो अब इन दोनों को मान केवल रखते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए, ठीक है, फिर इन दोनों का मान उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इसको करिए, फिर इन दोनों का मान रख देते हैं यहाँ, जल्दी करिए इसको, फिर इन दोनों का मान रख देते हैं। मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, चूंकि लिख सकते हैं EN बराबर क्या था, चूंकि EN बराबर हमारा था KN प्लस UN। अब KN का मान रखो तो EN बराबर कितना आएगा, EN बराबर हो जाएगा यहाँ पे ZE² e⁻4 और बटे m, बटे यहाँ पे कितना है 8 N² H² एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और प्लस UN का जब मान रखेंगे तो माइनस में आया है, माइनस में हो जाएगा ZE² e⁻4m और बटे हो जाएगा 4 और फिर N², ठीक है, फिर कितना H² और एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का जब गुणा कराओगे। अब इन दोनों को मिटा देते हैं क्योंकि मान तो रख लिए हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, EN बराबर हो जाएगा ZE² e⁻4m और बटे हो जाएगा यहाँ पे 8 N² H² एप्सिलॉन 0 माइनस कितना
माइनस जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे हो जाएगा 4 यन स्क्वायर और फिर कितना है एच स्क्वायर 4 यन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में बाकी सारे कॉमन हैं, ठीक है, यहाँ पे बस 8 है, यहाँ पे कितना है 4, बाकी सारे समान है, ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं इसको, हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे यन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर है, यहाँ एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर कॉमन कर लिए तो बचा कितना, यहाँ पे बच रहा है 1/8 माइनस 1/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे यन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, इसमें एलसीएम हो गया 8, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 1/8 आ जाएगा, तो en बराबर लिख सकते हैं, en बराबर कितना, माइनस में 1/8 आएगा, उसको आगे लिख दो, माइनस में 1/8 और फिर कितना हो रहा है जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे हो जाएगा यन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। यही जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो है क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के पास जो है ऊर्जा, कुल ऊर्जा हो गई कितनी, En बराबर कितनी ऊर्जा आई, En बराबर आ गई हमारी जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे 8 यन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, किसमें आई है ऊर्जा, माइनस में, ठीक है, माइनस में आई है, क्योंकि इसकी ऊर्जा ऋणात्मक है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है पलायन नहीं कर रहा है त्रिज्या कक्षा को छोड़कर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसकी कुल ऊर्जा कैसी है, इसकी कुल ऊर्जा जो है ऋणात्मक है, ठीक है, कुल ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है पलायन नहीं करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा को छोड़कर नहीं जा पाता है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, इस फार्मूले को थोड़ा और सही कर सकते हैं, एन स्क्वायर को बाहर कर लो, एन स्क्वायर को क्या करोगे, एन स्क्वायर को जो है बाहर कर सकते हैं, है ना, यहां से आ जाते हैं, en बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/n स्क्वायर लिख देंगे, 1 क्या लिखेंगे, 1/n स्क्वायर और बाकी क्या जो बच रहा है, बाकी क्या बच रहा है, माइनस में हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस में जेड स्क्वायर और फिर ई की घात 4 इंटू यम और बटे कितना है, n स्क्वायर बाहर आ गया है तो हमारा बच गया है 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और फिर ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, वही फार्मूला है, बस n स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब लिखेंगे क्या, चूंकि n जो है व्युत्क्रमानुपाती है n स्क्वायर के, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या यानी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वह घटती जाएगी, ठीक है। जैसे पहली कक्षा में जो है उसके पास ऊर्जा अधिक होगी, दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के क्या है, वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी जो बच गया वह सब नियतांक है, सब नियतमान है, जहां नीचे लिख सकते हैं, जहां क्या क्या नियतांक है, जेड स्क्वायर ई की घात 4 यम और बटे हो जाएगा आर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर क्या है, नियतांक है, ठीक है, बाकी क्या है, नियत मान है, सब निश्चित मान है ये, ठीक है, केवल चेंज किसमें हो रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या n में चेंज होगा, ठीक है, बाकी सारे मान नियत हो जाएंगे। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो है कुल ऊर्जा है ना, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे हम नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, इसको लिखिए। अब हमने तीनों निकाल दिया है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी बोर्ड त्रिज्या के लिए व्यंजक, किस वेग से चक्कर लगा रहा है उसके लिए व्यंजक, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी ऊर्जा है उसके लिए भी व्यंजक हमने कर लिया है। इस प्रकार हमने जो है वेग, त्रिज्या और कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक कर लिया है, ठीक है, वेग, त्रिज्या और कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक हो चुका है, ठीक है। आगे जो है इसके करेंगे अब फिर